बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का मनपसंद कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित विभिन्न जानकारियां। हमारा मकसद होता है कि हमारे किसान इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल करें, अपनी आय में वृद्धि करें और साथ ही देश के विकास में भी योगदान दें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले आपको ले चलते हैं कृषि मंत्रालय में डीडी किसान के स्टूडियो, जहां से राष्ट्रीय बांस मिशन के उपायुक्त विजय ब्रह्मा जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में। जी हां, राष्ट्रीय बांस मिशन की बात करें तो इसे लेकर किसानों को काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वो बांस की खेती करें। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई सारे रोजगार की संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जैसे कि हमें पता है कि भारत सरकार की तरफ से नेशनल बम्बू मिशन चल रहा है। जो नेशनल बम्बू मिशन है वो हम लोग स्टेट बम्बू मिशन के द्वारा स्टेटों में इम्प्लीमेंट करते हैं और इसमें अलग अलग तरह का सब्सिडी दिया जाता है बांस उगाने के लिए। किसानों के लिए प्रावधान है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी प्रावधान है। जो किसान भाइयों अभी सोच रहे हैं कि बांस हम लगाएं तो क्यों लगाएं, कैसे लगाएं, उसका किस्में किस तरह का किस प्रकार का होना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो बांस उगाया जाता है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए उगाया जाता है, बिजनेस करने के लिए उगाया जाता है। जैसे कि आजकल जो बांस है हम लोग कुछ फर्नीचर के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जो प्लास्टिक वगैरह हम लोग इस्तेमाल करके बर्तन बनाते हैं और घर के अलग अलग आइटम बनाते हैं, तो वो बांस से भी आजकल बन रहा है। प्लेट्स हो गया, कप हो गया, पानी के बोतल हो गया, टेबल चेयर, फ्लोर टाइलिंग, और इसके अलावा भी हम लोग कागज़ इंडस्ट्री में बांस का बहुत बड़ा उपयोग होता है और टिश्यू पेपर और या तक कि आपका जो पेपर बनता है, न्यूज़पेपर बनता है और साथ ही साथ में हम लोग इसका कपड़े भी बनाते हैं उससे धागा बुन के। तो अलग अलग किस्म का जो बांस है तो अलग अलग प्रक्रिया से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें अगर देखें तो हम लोग जो कटंगा बांस है या आपका टूलडा है या तो बालकुआ है, इस प्रकार का जो बांस है वो हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि इसमें मांस का पार्ट होता है वो ज़्यादातर बालकुआ में पाया जाता है और कटंगा में पाया जाता है और जायजेंटिकस जो बांस है उसमें भी पाया जाता है। तो उसका शरीर के हिस्सा ज़्यादा होने के नाते उसको हम लोग बाल्क में होने के नाते उसको हम लोग प्रोडक्शन करते हैं कि जैसे कि आपका
ये इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो मास का प्रोडक्शन का ज़रूरत है बांस के, तो उसमें हम लोग इथेनॉल या बायोगैस प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो चारकोल कोयला बनाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ में जैसे टुल्दा बांस हो गया, टुल्दा बांस जो है हम लोग ज़्यादातर अगरबत्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रांडिसी, एस्पार, ये जो बांस है इसको भी हम लोग अगरबत्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग किस्म का बांस जो है अलग अलग प्रक्रिया से हम लोग लगाते हैं और अलग अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप लोग बांस के बारे में सोचें तो ये देखें कि बांस कौन सा बांस लगाना है, और ज़्यादातर अब आगे जाके किस तरह का इंडस्ट्री को बांस सप्लाई करने वाले। तो इसी हिसाब से आप लोग अपने खेतों में देखें कि लगाने का जगह कहाँ है और उस हिसाब से लगाएं। अगर आपके पास खेती बाड़ी के लिए ज़मीन कम पड़ रहा है तो आपके पास जो खेत का जो बाउंड्री है वो खेतों के बाउंड्री में आप लोग लगाना चाहिए। और जो तालाब है, अगर किसी के पास तालाब है, तालाब के बाउंड्री के में भी लगाना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास ज़मीन जो है, अगर मेन खेती में नहीं लगाना चाहते बांस को, तो ट्रायल बेसिस पे आप लोग बाउंड्री पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से बांस आप लोग लगाइए जो वैरायटी आपके वातावरण के मुताबिक सूटेबल है, आपके ज़मीन के मुताबिक और आपकी इंडस्ट्री के मुताबिक। जो इंडस्ट्री आपके घर के आसपास है उसको देखते हुए आप बांस के वैरायटी को चयन कीजिए और उसको लगवाइए। कृषि दर्शन में आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सरकार लगातार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और ये उन्हीं में से एक है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नेफेड एवं एनसीसीएफ द्वारा दलहन में आत्मनिर्भरता एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा, किसान एवं पैक्स एफपीओ सहकारी समितियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। गौरतलब है कि भारत दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि दलहन के रकबे में बढ़ोतरी एवं उत्पादन में इजाफा हो, जिससे आयात में निर्भरता कम हो। इस अवसर पर तूर के किसानों के पंजीयन, खरीद, भुगतान हेतु पोर्टल का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि भारत को वर्ष 2027 तक दलहन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। हमने एक शुरुआत की है। नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से कम एमएसपी और इससे ज्यादा जो बाजार मूल्य है उसकी एवरेज पर आधारित किसानों का एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर तूर दाल की परचेस और इसके डीबीटी के भुगतान की शुरुआत हमने की। मैं इस कार्यक्रम से आने वाले दिनों में किसानों की समृद्धि, दलहन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता, पोषण अभियान को मिलने वाली ताकत, क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की हमारी जो अभियान है उसमें गति देना और इसके साथ साथ भूमि सुधार और जल संरक्षण, ये सभी क्षेत्रों में जो बदलाव आने वाला है, मैं कहने में कोई झिझक नहीं अनुभव करता कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। और मैं आपको कृषि और सहकारिता मंत्रालय की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं
हमारे किसान भाइयों के सहयोग से 2027 दिसंबर के पहले दलहन उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होंगे। हमने निश्चित कर लिया है कि जो किसान उत्पादन करने से पहले ही नाफेड और एनसीसीएफ से अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उसकी दलहन को 100% खरीद कर लिया जाएगा। और अगर जब आपका क्रॉप आएगा तब दलहन का दाम एमएसपी से ज्यादा है तो इसकी एवरेज निकाल कर भी ज्यादा रेट से भी दलहन को परचेज करने का एक साइंटिफिक फॉर्मूला बनाया गया है जिससे किसान को कभी अन्याय नहीं होगा। इसलिए मैं आज देश भर के किसानों को यह कहना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी है, नाफेड और एनसीसीएफ के साथ रजिस्टर्ड करिए, हम आपकी दलहन को खरीद लेंगे। आने वाले दिनों में दलहन में आत्मनिर्भरता और किसान यानी हमारे जो अन्नदाता है उनके आय दोगुना के दृष्टि से और उपभोक्ता जो इस देश के उपभोक्ता हैं उन्हें सहजता के साथ सारी चीज़ें उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन महासंघ तथा भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ के माध्यम से जो पोर्टल बनाई गई है उस पोर्टल के माध्यम से देश भर को जोड़ने का और उपज को बढ़ावा देने का साथ ही साथ सहकार आंदोलन तेजी से काम कर रहा है। दलहन की क्षमता, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिति का समाधान करने में मदद करती है। दलहन के उत्पादन में जल ग्रहण करने वाली या सूखे या वर्षा से सिंचित वाले क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। मिट्टी में मृदा नाइट्रोजन को ठीक करने एवं मृदा की उर्वरकता में सुधार करने में मदद भी करती है। खरीफ, रबी एवं ग्रीष्म ऋतु में दालें उगाई जा सकती है और दलहन चाहे वो अरहर, मूंग, उड़द, छोटी दलहन, मोठ, राजमा, कुल्थी रबी के मौसम में उगाई जाती है। यह गर्व का विषय है कि हमारा यह देश लगातार दलहन के उत्पादन में आगे बढ़ रहा है और दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और आंकड़ों को यदि हम देखें 2014 के पहले और 2014 के बाद तो लगातार इसमें वृद्धि हुई है और हम आगे बढ़ रहे हैं। कृषि दर्शन में आज हम आपको जानकारी देंगे मक्का के बारे में। मक्का की बात करें तो पूरे विश्व में ये काफ़ी लोकप्रिय फसल है और किसानों को इससे अच्छा फ़ायदा भी होता है। लेकिन इसकी खेती को लेकर कुछ विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है ताकि किसानों को अच्छी आय हो सके और फसल में किसी तरह की समस्या ना आए। आइए जानते हैं कैसे करें मक्का की खेती। रबी मक्का में 4-5 सिंचाइयों की जरूरत होती है। जिन किसानों को मक्का बोए हुए 55 से 60 दिन का समय हो गया है वो अब दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। तीसरी सिंचाई 75 से 80 दिन बाद, चौथी 110 से 115 दिन पर और पांचवी 120 से 125 दिन पर होगी। इसके अलावा मक्का को समय समय पर निकाई की भी जरूरत होती है। रबी मक्का में पहली निकाई हो चुकी होगी यानी अब आपको दूसरी निकाई करनी है।
अगर आप अपनी फसल से हरे भुट्टे लेना चाहते हैं तो रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें और ये भी ध्यान रखें कि गुल्लियों की तुड़ाई के समय ऊपरी परत को नहीं हटाना है। ऐसा करने से दाने जल्द खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। रबी मौसम में 1-2 दिन छोड़कर गुल्लियों की तुड़ाई करें। मक्का में दीमक का खतरा होता है। वैसे तो बोने से पहले आखिरी जुताई के समय रासायनिक रूप से इसका प्रबंधन किया जाता है, लेकिन कई बार खड़ी फसल में भी दीमक लग जाती है। वैज्ञानिक सलाह से इसका निदान आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा माहू और बालदार कीट भी लग जाता है। बालदार कीट की गिडारें पत्तियों को बहुत तेजी से खाती हैं, जबकि माहू शिशु और प्रौढ़ पत्तियों की सतह का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। कीटों के अलावा रबी मक्का को झुलसा और गुलाबी उकठा जैसे रोग भी लगते हैं। इन सब का उपचार भी किसी विशेषज्ञ की सलाह से किया जा सकता है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और साथ ही अन्य किसानों के लिए वो प्रेरणा भी साबित हो रहे हैं। ये वो किसान हैं जिन्होंने नई तकनीक को अपनाया और अपनी मंजिल की ओर बिना डरे बिना हिचके आगे बढ़ते गए। आइए मुलाकात करवाते हैं ऐसे किसान से। राजपाल सिंह जगहैता गांव गुर्जर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म बड़े ही साधारण से परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार से खेती बाड़ी करनी सीखी। शुरुआत में इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और ऊबड़ खाबड़ थे। ना तो खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे हालात में खेती कर उपज हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेतों के कामों में परिवार का हाथ भी बटाते थे। पढ़ाई के साथ साथ पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने खेती के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया और खेती को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत में खेती करते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानी। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़कर और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर राजपाल सिंह को खेती की नई दिशा मिली। इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा कल्टीवेटर बनाया, जिसका उपयोग कर खेतों में वे अपना काम बड़े ही कम समय में करने लगे। इस सफलता से प्रेरित होकर राजपाल सिंह ने कल्टीवेटर के अलावे कई अन्य आविष्कार भी किए। ये ऐसे आविष्कार थे जिसके बदौलत राजपाल सिंह के साथ साथ अन्य किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया। इन संस्थानों से मिली तकनीकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती को नई राह दी। यहाँ से मिली तकनीकी जानकारियों को वे अन्य किसानों को भी साझा करते हैं। राजपाल सिंह के भीतर कुछ नया करने की जिद थी। वे जानते थे कि परंपरागत ढंग से खेती करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यही कारण था कि उनके खोजी मन ने
इसी का एक रास्ता निकाला और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की एक मशीन तैयार कर डाली। ये मशीन बेहद कामयाब रही। इसके साथ साथ अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने आम और लीची के बगीचे भी लगाए, साथ ही सब्जियों की खेती भी करने लगे। परंपरागत खेती के मुकाबले इससे राजपाल सिंह को मुनाफा भी अधिक हुआ और लागत भी कम लगी। देखते ही देखते राजपाल सिंह अपने क्षेत्र के नायक बन गए। गांव के अन्य किसान खेती से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकालने राजपाल सिंह के पास ही आने लगे। राजपाल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों को नई तकनीकों के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही किसानों की उपज को बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए भी जागरूक करते थे। इनका मानना ये है कि किसान को खेत से अच्छी उपज हासिल करनी तो आनी चाहिए, साथ साथ उस उपज को बाजार में सही और अच्छे दाम पर बेचने में भी सीख लेनी चाहिए। जैसे ही किसान इस कला में माहिर हो जाएंगे, वे अपनी आय दोगुनी करने में निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते हैं कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम सरकार की उन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो विशेष तौर पर आप किसानों के लिए है। तो आइए नजर डालते हैं आज की एक ऐसी ही योजना पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसानों के लिए एक ऐसी सुविधा है जिससे वो ज़रूरत के अनुसार धन की अपनी पूर्ति कर सकते हैं। कई बार खेती किसानी में किसानों को पैसे की आवश्यकता होती है और ऐसे में ये किसान क्रेडिट कार्ड उनके लिए किसी सच्चे दोस्त जैसा साबित होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में KCC में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से KCC योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को ATM सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको जानकारी दी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।